Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Today we will learn about the process of hearing. Soundless world. Air maintains the balance of body and endocrine system. First we will discuss about the process of hearing. The pinna of the external ear focuses and directs sound waves into auditory canal. The sound waves strike eardrum and produce vibrations in it. From eardrum, the vibrations strike middle ear and produce further vibrations in malleus, incus, and then stapes. From stapes, the vibrations strike the oval window and then reach the fluid-filled middle duct of cochlea. The fluid of cochlea is moved and receptor cells are stimulated. The receptor cells generate a nerve impulse which travel to brain and is interpreted as sound. डायग्राम देखें क्लास, ये अल्फ़ाबेटिकली इनका ट्रैक जो है उनको पॉइंट आउट किया गया है ABCDEF। तो जो ट्रैक को हमने बात की है अभी उसी के बारे में है। देखें, गौर करें। जो बैरूनी कान का पिना है ये आवाज़ की लहरों को कैच करता है और इन्हें ऑडिटरी कैनाल की तरफ फोकस कर देता है, ऑडिटरी कैनाल की तरफ भेज देता है। आवाज़ की लहरें एयर ड्रम से टकराती हैं और इसमें वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। एयर ड्रम से ये वाइब्रेशंस दरमियानी कान की हड्डियों से टकराती हैं और ये मैलियस, इंकस और फिर स्टेपस में वाइब्रेशंस पैदा करती हैं, मज़ीद वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। स्टेपस के बाद ये वाइब्रेशंस ओवल विंडो से टकराती हैं और कोक्लिया की फ्लूइड भरी दरमियानी नाली तक पहुंच जाती हैं। इससे कोक्लिया में मौजूद फ्लूइड हरकत में आता है और रिसेप्टर सेल्स को तहरीक देती है। रिसेप्टर सेल्स नर्व इम्पल्सिस पैदा करते हैं जो दिमाग की तरफ जाती है और सुनने का एहसास पैदा होता है। साउंडलेस वर्ड को डिस्कस करते हैं क्लास। डेफनेस इज़ अ स्टेट इन विच हेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्लास ये जो बहरापन है ये ऐसी हालत है जिसमें आवाज़ सुनना मुमकिन नहीं होता। इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। द डिफेक्ट ऑफ ईयर ड्रम, कॉक्लिया, मिडल ईयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी नर्व मे कॉज डेफनेस। इन्फेक्शन इन यूस्टेकियन ट्यूब may spread to middle ear too. Eardrum may be damaged by an infection in auditory canal. Excessive noise, strong blows on cheek, pointed object entering auditory canal and attack from insects may also affect hearing. तो क्लास ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जो हम लोगों ने भी डिस्कस भी किए, उनमें से कुछ और मज़ीद ये भी हैं। तो जो बहरापन है कैसे हो सकता है, एक तो वो एयर ड्रम, दूसरा कोक्लिया और फिर दरमियानी कान की ऑसिकल्स या ऑडिटरी नर्व में ख़राबी से बहरापन हो सकता है। अब इनमें ये ख़राबियाँ कैसे हो सकती हैं? बाज़ औक़ात यूस्टेकियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो तो ये दरमियानी कान तक फैल सकता है। ऑडिटरी कैनाल में इन्फेक्शन से एयर ड्रम ख़राब हो सकता है। शदीद शोर और चिक्स पर ज़ोरदार थप्पड़ लगाने से, कोई किसी किस्म की ज़र्ब लगने से या चोट आ जाने से भी ये हो सकता है। और ऑडिटरी कैनाल में नकीली चीज़ का दाखिल होना और हशरात का हमला भी सुनने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। इसी तरह बाज़ का चोट लगने से, अगर ब्रेन पे कभी कोई चोट लग जाती है तो उससे भी हमारे सुनने की सलाहियत जो है कम होती है। और कुछ एज फैक्टर भी होता है, बाज़ का एज के साथ साथ भी जो सुनने की सलाहियत है वो कम होती जाती है। एयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बॉडी, इसे डिस्कस करते हैं क्लास। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी. Semicircular canals contain sensory nerves which can detect any movement of head, and vestibule can detect any changes in the posture of body. The neurons coming from these two receptors reach cerebellum through the auditory nerve. तो क्लास ये इनर ईयर के पार्ट्स हैं दोनों,
इनर ईयर के दोनों पार्ट से, एक ये सेमी सर्कुलर केनाल और दूसरा वेस्टिब्यूल, ये दोनों से जो है वो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए मैसेजेस ब्रेन की तरफ जाते हैं, सेरिबैलम की तरफ, और वो फिर बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सेमी सर्कुलर केनाल और वेस्टिब्यूल ये हमारी बॉडी का बैलेंस कायम रखने में मदद देते हैं। सेमी सर्कुलर केनाल में ऐसी सेंसरी नर्व्स होती हैं जो सर की किसी भी हरकत को महसूस कर सकती है, और इसी तरह वेस्टिब्यूल जिस्म की पोजीशन यानी पोस्चर में किसी भी तब्दीली को मालूम करता है, और इन दोनों रिसेप्टर से निकलने वाली जो नर्व्स हैं ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ये जो मैसेजेस हैं दिमाग के सेरिबैलम तक पहुंचते हैं, और ये फिर मिलकर सेरिबैलम जो है एक्चुअली में वो हमारी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प आउट होता है। थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं क्लास। अ थंडर स्टॉर्म इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड अ थंडर। The lightning is caused by an electrical charge due to the movement of water droplets or crystals carried by the wind. The sudden increase in pressure and temperature from lightning produces a rapid expansion of the air. This expansion of air produces a sound of thunder. A flash of lightning is followed after some second by a roar of thunder. This time difference is due to the fact that sound travels slower than light. तो क्लास ये जो थंडर स्टॉर्म है इसमें रोशनी यानी बिजली चमकती है और ज़ोरदार आवाज़ यानी गर्ज होती है। अब रोशनी कैसे पैदा होती है और ये आवाज़ गर्ज की कैसे पैदा होती है? तो रोशनी की वजह जो है ये हवा में पानी के छोटे कतरों या क्रिस्टल्स की हरकत से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जिसकी वजह से रोशनी पैदा होती है। और बिजली की चमक से दबाव और दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा हवा में एक तेज़ फैलाव बना देता है। ये फैलाव गर्ज की आवाज़ पैदा करने की वजह बनता है। रोशनी की चमक के चंद सेकंड बाद ही हमें गर्ज की आवाज़ सुनाई देती है। वक्त के इस फ़र्क का ये मतलब है कि ये इस वजह से ये फ़र्क आता है कि आवाज़ जो है वो रोशनी की निस्बत ज़रा आहिस्ता सफ़र करती है। रोशनी तेज़ सफ़र करती है इसलिए हमें पहले रोशनी दिखाई देती है, आवाज़ ज़रा उससे आहिस्ता सफ़र करती है इसलिए हमें आवाज़ जो है वो बाद में सुनाई देती है। एंडोक्राइन सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं क्लास। द एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, reabsorption of water in kidneys, etc., need to be regulated. Endocrine system perform this job, and this system uses chemicals to communicate with its effectors, and these chemicals are known as hormones. तो क्लास हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस हैं जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, खून के अंदर ग्लूकोज की सतह को बरकरार रखना है, गुर्दों में पानी की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह को बाकायदा और मुनज़्ज़म रखने की ज़रूरत होती है। इन तमाम चीज़ों को मुनज़्ज़म रखने की ज़रूरत होती है और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ये काम करता है। ये सिस्टम अपने फैक्टर्स तक पैगामात पहुंचाने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल करता है और इन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। आगे हार्मोन की डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन में की जा सकती है। अ हार्मोन इज़ अ specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland। एक हार्मोन जो है, एक हार्मोन से मुराद ऐसा जो मैसेंजर है, ऐसा पैगाम रस्सा मॉलिक्यूल है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड में बनता है और फिर वहाँ से खारिज होता है। हार्मोन्स मीन्स के ग्लैंड जो भी अपनी सिक्रीशन बनाते हैं और ख़ारिज करते हैं वो उस ग्लैंड का के हार्मोन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्लास देखें, शॉर्ट क्वेश्चन किया जा सकता है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड रिलीज देयर secretions that mean hormones directly into bloodstream. Blood carries the hormones to target organs or tissues upon which they act. Examples of endocrine glands are pituitary gland, थायराइड ग्लैंड एट्सेट्रा। और ऊपर बॉक्स में देखें क्लास एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर एक्सोक्राइन। सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग देयर secretions that mean hormones. Examples of exocrine glands are digestive glands,
एंड स्किन ग्लैंड्स एट्सेट्रा। तो क्लास ये हैं सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो बग़ैर नालियों के यानी डक्टलेस होते हैं और अपनी सिक्रीशंस यानी हार्मोन्स को ये बराह रास्त खून में खारिज करते हैं, और खून इन हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज़ तक लेकर जाता है जहां वो अपना काम करते हैं। और ये कुछ देखें सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे टॉप पर है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड वगैरह। ये क्लास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे जिस्म में कई ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास अपनी सिक्रीशंस खारिज करने के लिए बाकायदा नालियाँ मौजूद होती हैं यानी डक्ट्स मौजूद होती हैं, जैसा कि ये वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और इसके अलावा ये हमारे स्किन ग्लैंड्स हैं यानी जिल्द के ग्लैंड्स, जैसे कि स्वेट ग्लैंड होते हैं हमारी स्किन के अंदर, ये पर्पल सी शेड में है स्वेट ग्लैंड, ये जिल्द स्किन के अंदर है। तो ये वाले ग्लैंड जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज इन मैनी एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। क्लास मेटामॉर्फोसिस जो है ये ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए जो जो स्टेप्स होते हैं, मराहल होते हैं, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। कोई भी एनिमल है उसमें एग की फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होती है, जिन जिन मराहल से वो गुज़रता है और एक न्यू वन में डेवलप होता है, उन डेवलपमेंट के तमाम मराहल को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लाइफ एक्टिविटीज़ सच एज सेल डिवीजन इन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। कुछ लाइफ एक्टिव इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में भी ज़िंदगी के कई अफ़ाल जैसा कि सेल डिवीजन भी हार्मोन्स के ज़रिए ही कंट्रोल की जाती है, उसे भी इसी से रेगुलेट किया जाता है, बाकायदा बनाया जाता है। हार्मोन्स ऑल्सो कंट्रोल एक्टिविटीज़ लाइक माइग्रेशन इन बर्ड्स। ये जो हार्मोन्स हैं ये परिंदों के अंदर उनकी माइग्रेशंस को भी कंट्रोल करते हैं। एंड हार्मोन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इवन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी हार्मोन्स की शनाख्त की जा चुकी है। ये देखिए क्लास, ये बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस है, जैसे कि एग्स हैं, एग्स में डेवलपमेंट से लार्वा बन रहा है और लार्वा में डेवलपमेंट से प्यूपा, और प्यूपा में डेवलपमेंट से एक बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये मेटामॉर्फोसिस के स्टेप्स हैं बटरफ्लाई में। तो ये भी सारा कुछ जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ही कंट्रोल में होते हैं, हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं ये सारी चीज़ें भी, ये डेवलपमेंट के मराहल भी। होप सो क्लास आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।